प्लेसमेंट की बात करें या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करें, दोनों ही जगह पर एक चीज कॉमन है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर वो आप लोगों की अच्छी है तो उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन बनने लगेंगे। मेरे पास काफी बार क्वेश्चन आते हैं भैया कैसे करके ये सारी चीजें इंप्रूव की जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 6-7 स्टेप है, आप लोगों ने अगर 30 दिन तक फॉलो किए मेरे साथ तो उसके बाद आप देखोगे कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो गई है। हमसे जो क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे वो बनने लग गए हैं। और अभी क्या होता है ना, हम एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी लगता है 10-15 दिन बाद शायद हम भूल जाएं, शायद हमसे ना हो, एक सेंस ऑफ सेल्फ डाउट आता है, राइट। तो वो चीजें ना हो उसके लिए आज आप लोगों को मैं एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को अपना बताता हूं, मुझसे भी शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। मैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके ट्राई करता था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने जो नहीं छोड़ी वो थी कंसिस्टेंसी। डेली जाके क्वेश्चन करने हैं, डेली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहने हैं, भले ही मेरे से ना हो रहे हो। यहां पर अगर आप लोग हार मान के बैठ गए तो उसके बाद फिर ज्यादा चीजें होंगी नहीं। तो प्रैक्टिस डेली करनी है। शुरुआत में अगर हम जिम जाते हैं तो हमारा ट्रेनर क्या कहता है कि कम वेट से स्टार्ट करो, ज्यादा रेपिटेशन मारो, कम वेट से स्टार्ट करो। सेम प्रोग्रामिंग के अंदर है, आप लोगों को इजी प्रॉब्लम साथ स्टार्ट करना है। ज्यादा क्वेश्चन करो इजी प्रॉब्लम्स, लेकिन पहले ही हार्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव मत करो। ज्यादा वेट से अगर आप लोग पहले करने लगोगे तो इंजरी आ जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग बोलोगे हमारे बस की नहीं है। सेम विद प्रोग्रामिंग, अगर आप लोग डायरेक्टली हार्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव कर जाओगे तो आप लोगों से होंगे नहीं वो, क्योंकि किसी से भी नहीं होते शुरुआत में हार्ड प्रॉब्लम्स। एक्चुअली होता है क्या कि इजियर प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग इनफ करते रहोगे तो आप लोगों से फिर मीडियम प्रॉब्लम्स बनने लग जाएंगे और उसके बाद मीडियम प्रॉब्लम्स करते रहोगे तो हार्ड प्रॉब्लम्स अपने आप बनने लग जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं अपने आप को खुद देखता हूं कि पहले नहीं होते थे हार्ड क्वेश्चंस भी, और अब मैं देखता हूं कि अब हो जा रहे हैं। तो अगर मैं पहले वाले अनुज को समझा सकता कि भाई टेंशन मत लो, यहां पर आगे होने लग जाएंगे, बस इजी क्वेश्चंस को करते रहो, तो मैं अपना काफी सारा टाइम सेव कर सकता था। और प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है, तो प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए यार आप लोगों को कुछ स्टेप्स लेने हैं। यहां पर भी 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करो किसी प्रॉब्लम का, कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, भले O1 क्यूब में, O1 4 में, n की पावर n में, कहीं से भी हो रहा हो, हमें बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। मल्टीपल तरीके होते हैं ऑप्टिमाइज करने के, एक सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हो आप लोग, या फिर उसको एरे वगैरह दे रखा है तो सॉर्ट कर सकते हो। मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन तुरंत ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचना है। और अगर इतना करने के बाद भी अगर आप लोगों से नहीं हो पाता तो आप लोगों का थर्ड स्टेप होता है जो मैं लिख देता हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हमसे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती है और हमने काफी टाइम इसके अंदर स्पेंड कर दिया ऑलरेडी, तो आप लोगों को उस प्रॉब्लम के ऊपर स्टक होकर नहीं बैठ जाना है। अपने ईगो को थोड़ा साइड रखना है। मैंने काफी बार ये गलती कर दी थी कि अब तो मैं इस क्वेश्चन को करके मानूंगा, मैंने इसके जैसे और क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है मेरे से, इसको तो मुझे करना ही करना है। और मैं मल्टीपल दिन लगा देता था एक ही क्वेश्चन करने में। ये एक गलत चीज होती है, इसकी वजह से आप लोगों को काफी प्रेशियस टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो यही नहीं करना है। 4-5 घंटे भी बहुत है, 4-5 घंटे तक कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, लेकिन कोई लॉजिक हिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ अलग टेक्निक लगने वाली है इसके अंदर। जाके एडिटोरियल देखो, जाके समझो, और उसके बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर वो आपने एडिटोरियल देख लिया एक बार, तो अगर ये क्वेश्चन अब दोबारा आ गया या फिर इस टेक्निक के जैसा कोई क्वेश्चन दोबारा आ गया तो वो मैं पक्का करके मानूंगा। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एडिटोरियल भी देख लिया, मैंने सोल्यूशन भी देख लिया, मुझे समझ में भी आ गया और अब मुझसे 10 दिन बाद कोई नया क्वेश्चन पूछा गया लेकिन वो उसी पे बेस्ड था तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इस चीज को अगर आप लोगों को मास्टर करना है तो उसके लिए अगला स्टेप लिखता हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक क्रायो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेस वीडियो। टेक्निकल इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रोजेक्ट्स बनाने से आपकी स्किल्स तो इंप्रूव होती हैं, साथ ही साथ कंपनीज भी आपको इन्हीं के बेसिस पर जज कर रही होती है। तो क्रायो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजिंग देयर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। क्रायो के पास मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स और वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं जो कि मल्टीपल टेक स्टैक तो आपको सिखाते ही हैं, जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, रिएक्ट, नोड, ये सब। इसके अलावा रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। क्रायो के 6 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स के जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर जोमेटो के जैसा बैक एंड, या फिर एयरबीएनबी के जैसा फ्रंट एंड, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों को रियल लाइफ वर्क लाइक एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही में ये प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्रायो के पास 250 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जो कि क्रायो के डेवलपर्स को डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ के डेवलपर्स का एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनम है विद अबाउट 93% सक्सेस रेट टू प्लेसमेंट। तो अगर आप भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, अभी सर्विस बेस्ड में हो, तो क्रायो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। सो अप्लाई फ्रॉम द मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय क्रायो एंड बिगिन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेक नोट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको हम कई बार ओवरलुक कर देते हैं कि नहीं नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई नया कंसेप्ट सीखा, कोई नया क्वेश्चन करा, उसके अंदर कुछ नई टेक्निक सीखी, तो उसके नोट्स बनाओ। नोट्स तभी तक कारगर हैं जब तक आप लोग अपने हाथ से खुद से बना रहे हो, समझ के बना रहे हो, और उसके बाद उन नोट्स को आप लोगों को गो थ्रू करना है। एक फिक्स टाइम रख लो कि हर संडे मुझे गो थ्रू करने अपने पिछले जितने भी नोट्स थे। कई बार होता है क्या कि हमने क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन 1 महीने बाद कभी दोबारा से सेम क्वेश्चन आया, या फिर इवन 10 दिन बाद भी सेम क्वेश्चन आया, तो हमसे नहीं होता है वो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं। मैंने आपको बताया डेली प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग इनफ क्वेश्चन करते रहोगे, तो ऐसा करते रहोगे। और अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे पिछले क्वेश्चन को तो आप लोग भूलते चलोगे। तो आप लोगों
लोगों ने जितने भी अच्छे कंसेप्ट सीखे थे वो सब भूलते जाओगे। तो इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाता है। नोट्स को आप लोगों को अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? तो हर क्वेश्चन को करने के कुछ स्टेप होते हैं, राइट? कोई भी क्वेश्चन है उसको करने के कुछ स्टेप होंगे जो उसके टर्निंग पॉइंट होते हैं, जिसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन को फर्दर और कर सकते हो खुद से। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बीएफएस ले लो। बीएफएस के अंदर आप लोगों को पता है कि पहले एक सोर्स नोट लेनी है, मुझे क्यू बनानी है, तो ये इसके कुछ टर्निंग पॉइंट्स है, कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद मुझे एक एक करके क्यू में डालना है, उसके बाद उसके नेबर से विजिट करना है, इस तरीके से। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को रटे होने चाहिए। यहां पर मैं कह रहा हूं रटने के लिए। रटना किस चीज को होता है? रटना हर क्वेश्चन को नहीं होता, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं जिनको हमें रट ही लेना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसी नहीं, वो एल्गोरिथम ऐसी नहीं है जो कि आप लोग खुद से बैठ के डिराइव करने बैठोगे, राइट? बीएफएस ऑलरेडी बन रखी है, बीएफएस को आप लोग खुद से रीइन्वेंट नहीं करोगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग नोट्स बनाओगे और उन नोट्स को आप लोग गो थ्रू करते रहोगे हर 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद। ये नेक्स्ट स्टेप भी काफी बार लोग ओवरलुक कर देते हैं, विच इज ऑलवेज कोड योरसेल्फ। कई बार हम कोड नहीं करते हैं, या फिर अगर हम लोग किसी का ट्यूटोरियल वगैरह भी देख रहे हैं, सपोज करो हमारा DSA1 कोर्स देख रहे हो आप, तो आप लोगों ने देखा कि अच्छा मैंने इस तरीके से कोड कराया, तो उसको आप लोगों ने बस पढ़ लिया, मे बी इंप्लीमेंट नहीं किया, या फिर क्या किया, कॉपी पेस्ट करके अपने इक्लिप्स वगैरह के अंदर चला के दिख लिया, हाँ भाई कोड चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों को खुद से कोड तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों के दिमाग में लॉजिक हिट हो गया तो उससे करेगा क्या? वो ना तो इंटरव्यूअर कुछ कर सकता, ना वो कंपाइलर कुछ कर सकता, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला। उसको तो कोड चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग कोड की भी प्रैक्टिस करोगे, और उसके लिए हमें कोड खुद से लिखना है। तो भैया यहाँ पर कर रहे हैं क्या? अगर आप लोग मेरा लाइन बाय लाइन ट्यूटोरियल देख रहे हो, सपोज करो क्विक सॉर्ट आप लोगों ने पढ़ा मुझसे, तो उसके बाद आपने देखा अच्छा मैंने व्हाइट बोर्ड पे कोड कर दिया, तो आप लोग पहले समझो उसे, और उसके बाद खुद से लाइन बाय लाइन खुद कोड करो। इवन अगर आप लोग मेरे जैसा कोड छाप भी रहे हो ना, तो भी खुद से कोड करके छापो, ना कि कॉपी पेस्ट करो, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठा कि अच्छा मैं ये लाइन लिख रहा हूं तो वो लाइन क्यों लिख रहा हूं। आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठनी चाहिए, सो दैट कभी बाद में फ्यूचर में वो आ जाए तो उसको आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओ। कोड को खुद से करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होती है। तो ये कभी भी आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना इसे। और अब फाइनल स्टेप है रिवॉर्ड योरसेल्फ। मेरे साथ काफी बार होता है कि कोई क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, मे बी आप लोगों के साथ भी होता हो, बताना मुझे कि कोई क्वेश्चन देख रहे हैं लेकिन वो उस टाइम पे नहीं बन रहा है, लेकिन कभी आप लोगों ने एक छोटा सा रेस्ट ले लिया, मे बी वॉक पर चले गए, तो उसके बाद वो क्वेश्चन एकदम से हिट कर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जब किसी क्वेश्चन को देख रहे होते हो तो टनल विजन हो जाते हो एक ही अप्रोच के ऊपर, क्योंकि आप लोग देखे जा रहे हो उसे, और आप लोग किसी और अप्रोच के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे, मे बी आप लोग सुबह से बैठे हुए हो। तो यहां पर अपने आप को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए एक रिवॉर्ड पॉलिसी रखो, और ये जब से मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, तो बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप लोग कुछ काम करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, तो उससे आप लोगों को एक एप्रिसिएशन मिलती है, खुद से एक हैप्पीनेस मिलती है, जिसकी वजह से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है वो काम और ज्यादा करने का। तो यहां पर हमें रिवॉर्ड कैसे देना है? मे बी सो गए, ठीक है, सबसे बढ़िया, तो मैं तो सबसे बढ़िया रिवॉर्ड ये देता हूं कि मैं सो जाता हूं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या फिर आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कुछ चला लिया, कुछ भी करके बाहर घूमने चले गए, फैमिली के बीच में बैठ गए। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम अचीव किया, क्योंकि मुझसे ये क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूं। इस तरीके से आप लोग देते चलोगे तो आप लोग देखोगे हाँ क्वेश्चन करने में अब मजा आने लग गया है। तो यही होता है यार, आप लोगों को प्रोसेस को भी इंजॉय करना होता है। तो ये कुछ एक प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बीचों बीच में बता दिए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते चलोगे, सिर्फ अपने आप को 30 दिन का टाइम दोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि हाँ अब चेंजेस आ गए हैं, अब हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। मुझे जरूर बताना किन किन लोगों की लाइफ में इसके बाद चेंजेस आते हैं। अभी जाके कमेंट करो, और 30 दिन बाद भी कमेंट करना मुझे कि भैया हमने ये चीज फॉलो की और अब हमारी लाइफ में क्या चेंज आया है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।